क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में एक ही तत्व कई अलग-अलग रूपों में मौजूद होता है? इनको क्या कहते हैं? आपको बता दूं कि इन भिन्न रूपों के भौतिक गुण भी भिन्न होते हैं तथा यह रासायनिक क्रियाएं भी भिन्न-भिन्न करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सिद्धि स्वागत करती हूं आपका। मैं इस वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर के साथ डिटेल में इसके बारे में सारी जानकारियां दूंगी। Do you know that in nature there are some elements which exist in different forms? What are these called? These different forms of elements have different physical properties and they perform different chemical reactions. Hello, friends, I am Siddhi and I welcome you. In this video, I will give answers of these questions and will explain about it in detail. तो वीडियो के शुरुआत में जो प्रश्न थे उनका उत्तर है अपर रूप। एक ही तत्व के भिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो इज एलोट्रॉप। अपर रूपों का निर्माण कैसे होता है? वो कौन से कारण हैं जो एक ही तत्व के अलग अलग अपर रूप बनाते हैं? ऐसा क्या होता है कि एक ही तत्व के अलग अलग रूप तथा गुणों में अलग होते हैं? Why and how do allotropes form? What are the reasons of forming different forms of an element of different properties? तो चलिए जानते हैं कि प्रकृति में क्या होता है जिसके फलस्वरूप कुछ तत्वों के अपर रूपों का निर्माण होता है। So let's know that what happens in nature that results in the formation of allotropes of some elements. The conditions like pressure, light and temperature are different at the time of formation of the element which gives rise to different forms. जब तत्वों का निर्माण होता है तब परिस्थितियाँ जैसे कि दबाव, प्रकाश तथा तापमान भिन्न होते हैं जिसके कारण विभिन्न रूपों में तत्व बन जाते हैं। The different forms of elements are known as allotropes. तत्वों के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। These allotropes exist in different physical states which are chemically same. ये अपर रूप विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में मौजूद होते हैं जो रासायनिक रूप से समान होते हैं। So, the property of the existence of an element in more than one form having the same chemical properties but different physical properties is called allotropy. अतः किसी तत्व का अस्तित्व एक से अधिक रूप में होना जो भौतिक गुणों में भिन्न तथा रासायनिक गुणों में समान हो अपरूपता कहलाता है। So in this video you will learn about allotropes of carbon. तो इस वीडियो में आप कार्बन के अपरूपों को जानेंगे। Basically carbon exists in two main allotropic forms, crystalline form and amorphous form. कार्बन के अपरूपों को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप तथा अक्रिस्टलीय कार्बन अपरूप। So let's understand detail of both forms of carbon, that is crystalline and amorphous forms. तो अब हम कार्बन के दोनों अपरूपों जो हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय को डिटेल में समझते हैं। Crystalline forms. A crystalline form has a long range of ordered molecules and a sharp melting point. Diamond, graphite, fullerene, carbon nanotubes are examples of crystalline forms of carbon. क्रिस्टलीय अपरूप। यह अपरूप परमाणुओं की एक लंबी तथा निश्चित व्यवस्था वाले होते हैं तथा इनका गलनांक भी निश्चित होता है। डायमंड, जिसको हम हीरा कहते हैं, ग्रेफाइट, फुलेरिन तथा कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये सारे कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण हैं। Amorphous forms. Amorphous form do not possess a characteristic geometrical arrangement.
They have an irregular arrangement of its atoms. They don't have a fixed melting point. Amorphous forms of carbon are coal, coke, lampblack, and wood charcoal. अक्रिस्टलीय अपर रूप। यह अपर रूप एक अनिश्चित विशेषता तथा ज्यामितीय व्यवस्था वाले होते हैं। इनके परमाणुओं की व्यवस्था भी अनियमित होती है तथा इनके गलनांक भी निश्चित नहीं होते हैं। कोयला, कोक, लकड़ी का कोयला, काजल या कालिख ये सब कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। So, different types of allotropes of carbon can be represented and understand by this flowchart. कार्बन के विभिन्न अपरूपों को इस रेखा चित्र द्वारा समझा और प्रदर्शित किया जा सकता है। Friends, stay with the video up to the end. Many more interesting facts you will know in detail about the allotropes of carbon. तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए, आगे आपको डिटेल में कार्बन के अपरूपों को और उनसे जुड़ी तथ्यों की जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। So, for the first is diamond. It is the purest crystalline allotrope of carbon. It has a number of carbons linked together tetrahedrally. Each tetrahedral unit consists of carbon bonded to four carbon atoms, which are in turn bonded to other carbons. हीरा यह कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है। इसमें कई कार्बन होते हैं जो चतुष्फलकीय रूप में एक साथ जुड़े होते हैं। प्रत्येक चतुष्फलकीय इकाई में 4 कार्बन परमाणुओं से बंधे कार्बन होते हैं जो बदले में अन्य कार्बन से बंधे होते हैं। This network of unstrained covalent bonds make diamond extremely strong, and so diamond is the hardest naturally occurring material known. It has the highest thermal conductivity and it is an electrical insulator. यह सहसंयोजक बंध के जाल बनने के कारण हीरा बहुत ज़्यादा कठोर या दृढ़ होता है। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है तथा यह विद्युत रोधी होता है। Everyone knows a very popular use of diamond. Yes, you are thinking right. That is in jewelry. Due to their shiny luster and their durability. Diamond has properties like hardness, abrasion, transparent, resistance to heat, and so it is used in industries, engraving, audio equipment, beauty products, and heat sinks. More sophisticated uses for nanodiamonds in high tech applications, including super lasers, surgical tools, medical devices, and next generation computing, spintronics. हीरे की एक बहुचर्चित उपयोग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, आभूषण में, क्योंकि हीरा चमकदार तथा टिकाऊ होता है। हीरे में कठोरता, अपघर्षण, पारदर्शी, ऊष्मा प्रतिरोधी क्षमता होने के कारण यह उद्योगों, नक्काशी, खुदाई, ध्वनि उपकरण, सौंदर्य प्रसाधनों, ऊष्मा अभिगम में उपयोग होता है। और भी अधिक उन्नत तथा जटिल उपयोग नैनो डायमंड का उच्च तकनीकी, सुपर लेजर, सर्जरी तथा चिकित्सा में उपयोग होने वाले उपकरण तथा अगली पीढ़ी के कंप्यूटर संचालन में किया जाता है। Now next is graphite. It is also a crystalline allotrope of carbon. It has a unique honeycomb layered structure. Each layer is composed of planar hexagonal rings of carbon atoms in which carbon-carbon bond length within the layer is 141.5 picometers. Out of 4 carbon atoms, 3 forms sigma bonds, whereas the fourth forms pi bond. अब अगला है ग्रेफाइट। यह भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसकी संरचना अद्वितीय मधुमक्खी के छत्ते की तरह बहुस्तरीय होती है।
प्रत्येक स्तर कार्बन परमाणुओं की समतल षटकोण वलय की रचना होती है, जिसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 141.5 पिकोमीटर होती है। 4 में से 3 कार्बन परमाणु सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि चौथा कार्बन पाई बंध बनाता है। One of the most prominent properties of graphite is it is a good conductor of electricity due to free flowing electrons. Each of the carbon atoms in graphite is in a state of sp2 hybridization, whereas in diamond each carbon atom is in sp3 hybridization state. ग्रेफाइट का एक प्रमुख गुण यह है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु ग्रेफाइट में sp2 संकरण अवस्था में होते हैं, जबकि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरण अवस्था में होता है। Graphite is used in writing materials like pencils, lubricants, refractory, nuclear reactors, batteries, and graphene sheets. ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल, स्नेहक, चिकना करने वाले पदार्थ, अग्निरोधक, नाभिकीय रिएक्टर, बैटरी तथा ग्रेफीन परत में होता है। Graphite occurs in metamorphic rocks as a result of the reduction of sedimentary carbon compounds during metamorphism. It also occurs in igneous rocks and in meteorites. Minerals associated with graphite include quartz, calcite, micas, and tourmaline. रूपांतरण के दौरान तलछटी कार्बन यौगिकों में कमी होने से रूपांतरित चट्टानों में ग्रेफाइट होता है। यह आग्नेय चट्टानों तथा उल्कापिंड में भी होता है। खनिज जिसमें ग्रेफाइट होता है वो हैं क्वार्ट्ज, कैल्साइट, अब्रक और टूरमैलीन। Do you know the material which has properties of both metal and non-metal? Yes, the material is ग्रेफाइट। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन सी पदार्थ है जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण हैं? जी हाँ, वो है ग्रेफाइट। वाई ग्रेफाइट इज यूनिक? विच प्रॉपर्टी मेक्स इट यूनिक? सो graphite is unique in that it has properties of both metal and a non-metal. It is flexible but not elastic. It has a high thermal and electrical conductivity and is highly refractory and chemically inert. ग्रेफाइट अद्वितीय क्यों है? ऐसा कौन सा गुण है ग्रेफाइट का जो उसको अद्वितीय बनाता है? तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट में धातु तथा अधातु दोनों के गुण होने के कारण यह अद्वितीय है। यह लचीला तो है परंतु इलास्टिक की तरह खींच नहीं सकते। इसकी ऊष्मीय तथा विद्युत चालकता उच्च होती है। ग्रेफाइट एक उच्च कोटि का अग्निरोधक तथा रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। Look at the screen. This structure is just like a cage. What's this? This is an allotrope of carbon. Besides of diamond and graphite, one more crystalline allotrope of carbon is there, and that is fullerene. So, let's learn in detail of fullerene. A fullerene is an crystalline allotrope of carbon whose molecule consists of carbon atoms connected by single and double bonds so as to form a closed or partially closed mesh with fused rings of 5 to 7 atoms. The molecule may be a hollow, sphere, ellipsoid, tube or many other shapes and sizes. यह स्क्रीन पर आपको एक पिंजड़े के जैसी संरचना दिख रही है। क्या है ये? यह एक कार्बन का अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट के अतिरिक्त एक और क्रिस्टलीय अपर रूप कार्बन का है जिसे फुलेरीन कहते हैं। तो चलिए फुलेरीन की डिटेल में हम समझते हैं कि ये क्या है।
फुलेरीन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जिसके अणु की रचना कार्बन परमाणुओं के एकल तथा द्विबंधों के द्वारा खुला या बंद जाल पिंजड़ा जिसे कहते हैं कि 5 से 7 परमाणुओं की वलय जुड़कर करते हैं। इनके अणु खोखले, गोले, अंडाकार, नली या और भी अधिक आकृति और आकार के होते हैं। Friends, do you know that fullerene is also an unique allotrope? So let's know that why it is unique. The fullerene structure is unique in that the molecule is borderless, uncharged, has no boundaries, no dangling bonds, and no unpaired electrons. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फुलेरीन भी एक अद्वितीय अपरूप है? तो चलो हम जानते हैं कि ये अद्वितीय क्यों है। फुलेरीन की संरचना अद्वितीय होती है क्योंकि इसके अणु की कोई सीमा रेखा नहीं होती। यह अनावेशित होता है। इनके अणुओं में कोई भी लटकती हुई बंध नहीं होती तथा कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। These characteristics distinguish fullerene from other crystal structures such as graphite or diamond, which have edges with dangling bonds and electrical charges. यही गुण फुलेरीन की बाकी क्रिस्टलीय अपरूपों की संरचनाओं से अलग होती है जो इसकी एक पहचान बनती है। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप जैसे कि ग्रेफाइट या हीरे के अणुओं की सीमा रेखा लटकती हुई बंद और विद्युत आवेशित होती है। Now I will tell you about the uses of fullerene. The major advantage of using fullerenes as medical antioxidant. Fullerenes are used in the medical field as light activated antimicrobial agents. It is also used in several biomedical applications, including the design of high performance MRI contrast agents, X ray imaging contrast agents, photodynamic therapy, and drug and gene डिलीवरी। अब मैं आपको फुलेरीन के उपयोग के बारे में बताऊंगी। फुलेरीन का प्रमुख लाभ चिकित्सीय एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होता है। चिकित्सा जगत में इसका उपयोग प्रकाश सक्रिय रोगाणुरोधी कारक के जैसे होता है। इसका उपयोग बहुत सारे जैव चिकित्सा अनुप्रयोग जिसमें एमआरआई तुलना अभिकर्ता के उच्च प्रदर्शन की रचना, एक्स-रे छवि तुलनात्मक अभिकर्ता, प्रकाश गतिक चिकित्सा और दवा तथा जीन वितरण में होता है। Hope you like this video on crystalline allotropes of carbon. My next video will be on amorphous allotropes of carbon. आशा करती हूँ कि आपको क्रिस्टलीय अपरूप पर यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरी अगली वीडियो अक्रिस्टलीय कार्बन अपरूप पर होगी। Please subscribe, like, share and comment. Thank you and take care.